साथियों जय हिंद। एग्जाम विक्ट्री सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम यानी लर्निंग, जिसको हम लोग सीटेट का दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अधिगम से दोस्तों आप देखेंगे कि प्रश्न जो है वहाँ पे जरूर मिलता है। तो दोस्तों ऐसे में अधिगम के बारे में पूर्णतः पढ़ लेना, अधिगम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे प्रभावित होता है और एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि सीटेट का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, 31 तारीख से ही अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे में मुख्य एग्जाम से पहले जो है सुपर टेट की एग्जाम से पहले यूपी में ये सीटेट आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप लोग इसे अधिक से अधिक इस मौके को आप लोग बनाने का प्रयास करिए दोस्तों, अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, देखिए हार्ड वर्क करना जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क से काम चल जाए ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। दोस्तों एग्जाम विक्ट्री सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों को वो टॉपिक या वो जो भी सब्जेक्ट्स के हों उन्हें जो उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है वो निश्चित रूप से मैं आपके सामने इसी तरह से लाता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों हम अधिगम के बारे में जानते हैं, चर्चा करते हैं कि अधिगम होता क्या है। दोस्तों देखिए अधिगम जो होता है, अधिगम को लर्निंग को ही अधिगम कहा जाता है। अगर हम अधिगम के अर्थ के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो अधिगम का मतलब होता है अधिगम, ये जो अधिगम है, अधिगम का जो वास्तविक अर्थ होता है जिसे आप लोग जानते होंगे, अधिगम का वास्तविक अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है? तो सीखना। दोस्तों सीखना क्या है? आदमी मनुष्य जब से जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो क्या करता है? कुछ न कुछ चीजों को सीखता ही रहता है ना। तो सीखना वो एक्चुअली है क्या? आप कैसे कहेंगे कि आप सीखना मतलब आप क्या सीख रहे हैं? तो आपके अंदर क्या होता है? दोस्तों आप सिंपल सी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो आपके अंदर जो सबसे प्रमुख चीज होती है वो ये होती है कि आपके अंदर परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन आता है दोस्तों, आपके अंदर परिवर्तन आता है। ठीक है, यानी आपके अंदर जब परिवर्तन आता है उसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं कि आप जैसे सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये देखिए दोस्तों, ये आप लोग अगर ये हमारा क्या है मार्कर जो है, इसे आप लोग कई लोग इसे अगर ओपन करने को कह दिया जाए तो दोस्तों इसे आप लोग अगर सीधा इस तरह से खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगा, है ना। इस मार्कर को खोलने के लिए दोस्तों हम लोग को उल्टा घुमाना पड़ता है, उल्टा दोस्तों। लेकिन अगर आपको पहली बार इस मार्कर को खोलने को दिया जाए तो निश्चित रूप से आप जैसे सभी चीज को खोलते हैं आप इसे इस तरह से खोलेंगे, जो कि ये खुलेगा नहीं, है ना। लेकिन जब आपको एक बार बता दिया जाएगा तो कि नहीं ये इस तरह से, ये उल्टा खुलता है, तो आप इस तरह से इसे फिर से इसे उल्टा निकालना शुरू कर देंगे और देखिए मार्कर खुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अंदर फिर उसके बाद जब दोबारा आपको मार्कर खोलने को दिया जाएगा तो आप निश्चित रूप से इस मार्कर को पहले ही प्रयास में बड़े आराम से इस तरह से करके खोल देंगे, क्योंकि आपके पास क्या आ चुका है? अनुभव आ चुका है। दोस्तों इस अनुभव के माध्यम से आपने क्या किया? इस मार्कर को आपने सही तरीके से खोलना सीख लिया। तो दोस्तों यही अनुभव के द्वारा आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आया है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। इसे ही लर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो दो चीजें आप यहाँ पर मायने देखे होंगे, दो चीजें मायने रखी। पहला चीज क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन क्यों हुआ? आपके सबसे पहले आपके पास अनुभव हुआ। ठीक है, अनुभव हुआ आपके पास जब आपने गलतियां की, गलतियों के माध्यम से आपके पास अनुभव हो गया, आपने जाना कि ये चीजें मैं गलत कर रहा हूँ, फिर आपने उसे सुधारा। ठीक है, अनुभव किया, अनुभव के द्वारा आपके पास परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किसमें हुआ? तो आपके व्यवहार में हुआ। किसमें हुआ? आपके व्यवहार में हुआ, है ना। परिवर्तन कहाँ होता है? आपके व्यवहार में होता है। जैसे मैंने आपको बताया मार्कर आप जो खोल रहे थे तो पहली बार में आप इसे इस तरह से खोलेंगे नहीं खुलेगा, लेकिन आपको जो बता दिया जाएगा वो उल्टा खुलता है, तो इसे आप उल्टा खोलेंगे और खुल जाएगा। ठीक है, फिर आपको दूसरी बार अगर मार्कर खोलने को दे दिया जाए तो आप इसे आसानी से खोल लेंगे। तो यानी ये आपके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है ना। तो दोस्तों जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है अनुभव के द्वारा, इसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग, यानी कि अधिगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अनुभव के द्वारा अगर कोई पूछे आपसे कि क्या है लर्निंग, तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, किसमें? अनुभव के द्वारा व्यवहार में
परिवर्तन जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन होना क्या कहलाता है दोस्तों, अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अधिगम जो है समझ में आया होगा। मेन चीज में क्या है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, कोई चीज आप करते हैं, जो चीजें आप गलत कर सकते हैं सही भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद आपके उस अनुभव हो जाता है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। फिर आप उस अनुभव के माध्यम से अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं, इस परिवर्तन को हम लोग क्या नाम देते हैं, अधिगम का नाम देते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान में अधिगम जिसे हम कहते हैं, इसी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सीखना, यानी लर्निंग। ठीक है दोस्तों, अब इस अधिगम से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। दोस्तों आइए मैं उन्हें आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ परिभाषाएं हैं जो दी गई हैं। देखिए क्रो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना ज्ञान, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है ना। यानी आप आदतों को, ज्ञान को और अभिवृत्तियों को सीख रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, वही क्या है, सीखना कहलाता है, यानी अधिगम कहलाता है। फिर देखिए स्किनर है, स्किनर ने कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सामंजस्य, उत्तर व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, जैसे दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जो इसका, तो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया का मतलब यही है कि आप अपने व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ला रहे हैं। यानी पहले आप इसको उल्टा घुमाए नहीं खोल पाए, फिर आपने सीख लिया और इसमें सामंजस्य ला लिया। किसी खोलना है तो आप इस तरह से थोड़ा उल्टा घुमाएंगे, जो मतलब नॉर्मली होता है उससे उल्टा घुमाएंगे, और बंद करना है तो भी उल्टा ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। तो इसकी प्रक्रिया को इन्होंने सीखना कहा है, सेम चीज कहा है। फिर देखिए गेट्स एवं अन्य के अनुसार, गेट्स एवं अन्य ने कहा है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी सीखना क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा। प्रशिक्षण का मतलब वही दोस्तों, मान लीजिए आप इसे नहीं खोल पा रहे थे पहली बार में, तो आपको किसी ने बताया कि देखिए इसे जो है आप उल्टा घुमाइए, नॉर्मली इसे उल्टा घुमाइए तो ये खुल जाएगा। ठीक है, तो यानी आपको कोई प्रशिक्षित कर दिया। ठीक है, और इससे आपको अनुभव हो गया। तो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही सीखना है। दोस्तों ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो दी गई हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, कि इनके अनुसार सीखना या अधिगम की परिभाषा क्या है, तो ऐसे में आपको ये थोड़ा सा याद रहे तो बेहतर होता है। ठीक है, अब हम अधिगम की विशेषताओं पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अधिगम की, अधिगम का मतलब सीखना, अधिगम की विशेषताएं। दोस्तों अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो आप पहले भी जान रहे थे कि अधिगम क्या है, यानी सीखना क्या है। अधिगम अगर मैं कहूं तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगर कुछ और बात कर ले तो यह सार्वभौमिक होता है, यह सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप जब सिर्फ किताब पढ़ते हैं तभी आप सीखते हैं ना, आप कुछ भी काम करते हैं तो आप हर समय कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। सार्वभौमिक यानी सभी तरह से आप क्या करते हैं, सीखना जो होता है वो आपका चलता रहता है, सार्वभौमिक होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि जो अधिगम होता है, यह अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, उद्देश्य पूर्ण होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। उद्देश्य पूर्ण होने का मतलब क्या है दोस्तों, आप जब कुछ सीखते हैं तो उसके पीछे आपका एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य तो निश्चित रूप से हर काम के पीछे होता है, तो इसलिए जो अधिगम होता है उद्देश्य पूर्ण होता ही है। जैसे आप देख लीजिए, अगर आप इसे खोल लेते, इसके पीछे आपका उद्देश्य यही था कि आप इसे खोल सके, है ना, ओपन कर सके। तो इसी तरह से हर काम का एक उद्देश्य होता है। साथ ही साथ यह उद्देश्य पूर्ण होता है और साथ ही साथ में विवेक पूर्ण भी होता है, यानी इसमें विवेक का भी काम होता है, यह विवेक पूर्ण होता है। ठीक है, विवेक पूर्ण भी होता है। ठीक है दोस्तों, विवेक पूर्ण, आपके पास विवेक नहीं रहेगा तो मैं कितनी बार बता दूं, आप शायद इसे समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ बहुत सारी विशेषताएं हैं अधिगम की, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग अगर विशेषताएं आएगा तो आप लोग उसे लिख पाएंगे। अब उसको हम बात कर लेते हैं इस अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के, मतलब अधिगम प्रभावित कैसे हो सकता है।
प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों अगर प्रभावित करने वाले कारक की हम बात करें, कारक का मतलब ये होता है कारण, कौन कौन से कारण है कि जिनसे अधिगम जो होता है वो प्रभावित हो सकता है। प्रभावित का जैसे कि मतलब कुछ भी उसका इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला कारण जो हो सकता है वो क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए आप एक बालक है या किसी आप बालक के ऊपर कुछ अध्ययन करें, आप अपने आप देख लीजिए अपने ऊपर ही, तो सबसे पहला चीज जो होता है आपको प्रभावित करने वाला वो क्या हो सकता है, वो आपका हो सकता है सबसे पहला आपका जो होता है वो पारिवारिक कारण जो होता है, पारिवारिक कारक जो होता है दोस्तों, ये सबसे पहले मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, और अगर इससे भी पहले की बात करें तो अनुवांशिकी कारक होता है। क्या होता है? अनुवांशिक। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में अनुवांशिक और वातावरण इन दोनों के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जरूर एक बार जाइएगा, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में दोस्तों अनुवांशिकी एवं वातावरण से प्रश्न निश्चित रूप से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक और वातावरण साथ में मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। अनुवांशिक और वातावरण ये दोनों भी प्रकार प्रभाव डाल देते हैं आपके अधिगम पर, कोई भी जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, पारिवारिक कारण हो गया, अनुवांशिक कारण हो गया। अब दोस्तों आपके परिवार का जो अगर उसके आसपास जो समाज है, और समाज से पहले जो उसका आर्थिक है, यानी आर्थिक कारक भी हो सकता है ना, आर्थिक कारक। फिर आपका सामाजिक कारक हो सकता है, जैसे आप किस समाज में रह रहे हैं, कैसी कैसी वहाँ पे क्या क्या रीतियाँ हैं, क्या क्या प्रथाएं हैं, क्या क्या वहाँ पे सिस्टम है, इससे भी आपके जो अधिगम होगा वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में अब समझ लीजिए अगर आप स्कूल गए तो स्कूल का वातावरण कैसा है ना, स्कूल में टीचर्स जो है, टीचर्स के व्यवहार पर आपका जो है, टीचर्स का व्यवहार जो होता है वो आपको प्रभावित करता है। फिर जो वहाँ स्कूल का माहौल है वो आपको प्रभावित करता है, साथ ही साथ में सिलेबस क्या है वो प्रभावित करता है। और इसके बाद दोस्तों जो आता है आपका शारीरिक कारण। अगर कोई बालक है तो उसका शारीरिक कारण जो होता है दोस्तों, शारीरिक कारण, जो शारीरिक कारक होता है, शारीरिक कारक, शारीरिक कारक इन सिर्फ दोस्तों कि अगर आप शरीर से एकदम स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, तो फिर आपको अधिगम जो होता है वो काफी अच्छा होता है। कोई भी अगर डिफेक्शन है आपके हाथ पैर दिमाग कहीं पर भी अगर शारीरिक रूप से विक्षिप्त है, तो ऐसी स्थिति में आपका अधिगम जो होगा वो निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी अगर कुछ सीटेट में जैसे कि प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं पेडोलॉजी में, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल जो है ध्यान से उसे पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग अधिगम की विशेषताओं और कारक के बारे में भी जरूर आप लोग समझ पाए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं अधिगम के नियम के बारे में। दोस्तों अधिगम का नियम जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, यानी सीखने के नियम आपसे अक्सर पूछता है, तो सीखने का नियम दिया गया था वो थार्डाइक के द्वारा दिया गया था। तो आइए अब हम जो है थार्डाइक के नियम के बारे में जानते हैं। अधिगम के नियम है ये किसके द्वारा दिए गए, अगर आपसे पूछे तो ये जो दिए गया थार्डाइक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थार्नडाइक के। किसके द्वारा? थार्नडाइक के। दोस्तों थार्नडाइक के द्वारा ये दिया गया। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है अगर कर लिया जाए, थार्नडाइक महोदय है। ठीक है, थार्नडाइक। ठीक है, अगर इनके पूरे नाम ये बात करें तो इनका थार्नडाइक से थार्नडाइक के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं, अगर ये हम जान लिए तो अगर थार्नडाइक के बारे में हम जानना चाहें तो देखिए दोस्तों जो थार्नडाइक है हमारे, थार्नडाइक का पूरा नाम जो है, इनका नाम एडवर्ड थार्नडाइक है। क्या? एडवर्ड थार्नडाइक। आपसे पूछता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो आप लगाएंगे E.L. थार्नडाइक है। क्या है? E.L. थार्नडाइक इनका पूरा नाम है। ठीक है, E.L. थार्नडाइक, E.L. थार्नडाइक, E.L. थार्नडाइक, E.L. थार्नडाइक। दोस्तों अगर पूछे ये कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के हैं? ये हैं अमेरिका के। कहाँ के हैं? ये मूलतः अमेरिका के हैं, है ना। अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे, शैक्षिक वैज्ञानिक, इन्हें पहला शैक्षिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ में एक पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। क्या? एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस प्रमुख पुस्तक है इनकी, और भी इन्होंने कई सारे पुस्तकें लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो प्रमुख रूप से पूछा जाता है तो यही होता है। एनिमल इंटेलिजेंस पूछा था किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये थार्नडाइक के द्वारा लिखा गया है। कहाँ का है ये?
तो ये अमेरिका के जो है रहने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने सीखने के सिद्धांत में भी बहुत सारा दिया हुआ है, जिसमें संबंधवाद का सिद्धांत है ना, जिसे आप जानते हैं। तो और भी उनको कई सारे नाम से जाना जाता है। वो सारी चीज़ों का अध्ययन जो है, सिद्धांतों का अध्ययन हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अभी जो है हम सिर्फ सीखने के नियम के बारे में बात करते हैं। तो सीखने का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। पूरा नाम इनका E.L. थॉर्नडाइक है, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक कहा जाता है इनको, ठीक है। थॉर्नडाइक का नियम जो है दोस्तों, मूलतः व्यवहार पर आधारित है। किसके? जो आप व्यवहार हम और आप करते हैं, उसी को उन्होंने नियम के रूप में प्रतिपादित कर दिया। तो इसीलिए थॉर्नडाइक के सीखने को नियम को जो है हम लोग थॉर्नडाइक के सीखने के नियम इसे कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सीखने नियम कौन दिया तो थॉर्नडाइक, और साथ ही साथ में इसे हम व्यवहारवाद का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद का नियम, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछता है कि व्यवहारवाद का नियम किसे कहते हैं, तो ये थॉर्नडाइक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए सीखने के, तो दो प्रकार के नियम इन्होंने दिए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। दो टाइप के इन्होंने सीखने के नियम दिए हुए हैं। पहला इन्होंने दिया है प्राथमिक नियम। क्या दिया हुआ है? प्राथमिक नियम। प्राथमिक नियम इन्होंने दिया हुआ है, प्राथमिक नियम। तो अगर प्राथमिक नियम की बात करें तो प्राथमिक नियम इन्होंने 3 दिया हुआ है। और अगर सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी का मतलब होता है गौण नियम, ठीक है, सेकेंडरी लॉ तो यानी गौण नियम। ये होता है प्राइमरी लॉ, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंडरी लॉ यानी कि गौण नियम, ठीक है, गौण नियम। तो अगर पूछे तो प्राइमरी नियम इन्होंने जीत दिया है, वो 3 दिया है। तो सबसे पहला दोस्तों इसका नियम है तत्परता का नियम। क्या? तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम। दूसरा इन्होंने दिया है अभ्यास का नियम। क्या दिया है? अभ्यास का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम। फिर तीसरा इन्होंने दिया है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, और प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट इन्होंने दे रखा है। इसके बारे में हम अभी विस्तार से जो है समझेंगे कि तीनों हैं क्या। और फिर सेकेंडरी लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने 5 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 5 दिए हुए इन्होंने सेकेंडरी लॉ में, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि मुख्य नियम कितने हैं? मुख्य नियम का मतलब प्राथमिक नियम। तो प्राथमिक नियम 3 हैं, आप देख सकते हैं। और जब आपसे पूछे कि गौण नियम कितने हैं, तो गौण नियम कितने हैं? सेकेंडरी लॉ 5 जो है गौण नियम है, यानी कि सेकेंडरी लॉ है, ठीक है। दोस्तों अब आइए हम सबसे पहले जो है तत्परता के नियम के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, ये एकदम व्यवहार पर आधारित। तत्परता का मतलब क्या होता है कि रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं इसको, यानी कि तैयार होना। दोस्तों आप किसी चीज को आपसे कब होगा? जब आप पहली बात तो उसे करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो किसी काम को करने के लिए तैयार होना ही रेडीनेस कहा जाता है। तो इसी तरह से जब आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो यही जो है तत्परता का नियम कहता है कि आप जो है किसी चीज को सीखने के लिए तैयार होते हैं, तभी आपको जो सीखने की आप प्रक्रिया में आगे आते हैं, ठीक है। तो ये होता है तत्परता का नियम, यानी आप सीखने के लिए तैयार होते हैं। फिर उसमें क्या आता है हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि दोस्तों जब आप किसी चीज को सीख गए अगर, तो सीखने के बाद दोस्तों जब आप उसे बार बार अगर अभ्यास करते हैं, है ना, बार बार उसका आप अभ्यास कर लेते हैं, उसका आपको पास अनुभव हो जाता है, तब आप जो है उस चीज को पूरी तरह से अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। जब आप किसी चीज को अभ्यास करते हैं बार बार, तो उस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। इसे हम लोग अभ्यास का नियम कहते हैं। अभ्यास का नियम में एक 2 चीज और आता है, उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम ये कहता है दोस्तों कि जब आप कोई चीज मान लीजिए सीखने तैयार हो और उसी चीज को सीखे, तो सीखने के बाद दोस्तों अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, यानी बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको पूरी तरह से याद हो जाती है ना, भूलती नहीं है। और दूसरा होता है अनुपयोग का नियम। इस अभ्यास के अंतर्गत ही होता है उपयोग और अनुपयोग का नियम। तो अनुपयोग का नियम ये कहता है कि अगर आप कहना उस चीज को जो है अभ्यास करना आप छोड़ देते हैं, तो उस चीज को क्या हो जाता है? विस्मृत हो जाता है, यानी कि भूल जाता है आपसे, ठीक है। अब तीसरा दोस्तों है प्रभाव का नियम। क्या होता है? प्रभाव का नियम। दोस्तों अगर जो चीज आप सीखे हैं, क्या जो चीज आप सीखे हैं उसको अभ्यास किए आप, ठीक है, उसका अभ्यास किए आप,
और वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आ गई। ऐसे में अगर प्रभाविता का नियम ये कहता है कि अगर उस चीज़ से आपको कहीं कुछ फायदा हो रहा है, यानी आपका कुछ काम ऐसा आपको आगे मिला और आपने उस चीज़ को जो सीखे हैं, उस सीखने की वजह से आपने उस काम को आसान कर लिया, तो ऐसी स्थिति में जो सीखना होता है वो आपके पास अस्थायी हो जाता है ना। वो सीखना क्या हो जाता है, आपका एक तरह से सफल होता है, आप उस चीज़ को और अच्छे से पूरी तरीके से जो है ध्यान कर पाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम या प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी आसान से नियम है। ये 3 नियम दिए हुए हैं, थार्डाइक ने दिया हुआ है इसे, 3 प्रमुख नियम है और 5 जो है इसके सेकेंडरी लॉ है। अब हम सेकेंडरी लॉ के बारे में बात कर लें तो सबसे पहला आता है हमारा बहुअनुक्रिया का नियम। क्या? बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम क्या है दोस्तों? बहुअनुक्रिया का नियम, तो बहुअनुक्रिया का नियम यह है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जब मान लीजिए आपके पास अगर कोई समस्या आ जाए, क्या मान लीजिए आपके पास कोई समस्या आ गई, आपने किसी चीज को, आपको मान लीजिए कोई फोन किया आपका दोस्त और बताया कि ऐसी ऐसी बात है, उस स्थिति में आप क्या करते हैं? आप बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं और उसी पे काम कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं? आप बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है, और सोचने के बाद जो उस बहुत सारी जो आपने सिस्टम सोचे हुए हैं उसमें से जो आपको सबसे बेहतर लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ें आसानी से और बहुत अच्छे से हो जाएंगी, आप उसी जो है सीखने को, जो आप उसी जो है सिस्टम को आप जो वहाँ पे अप्लाई करते हैं उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, यानी उसे समाधान करने के लिए। तो यही बहुअनुक्रिया का नियम कहलाता है कि जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में आप उसी सोल्यूशन का चुनाव करते हैं जो आपके अंदर होती है, जो बहुत पहले से, जो कि आसान होती है और अच्छी होती है, जिसे आप अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा बहुअनुक्रिया का नियम होता है। ठीक है, यानी आप उस चीज को अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है, जो आपके लिए आसान होती है। ठीक है, दूसरा होता है मानसिक स्थिति का नियम। क्या होता है? मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम। ठीक है, मानसिक स्थिति का नियम यानी कि लॉ ऑफ मेंटल सेट। ठीक है, यानी आपकी मानसिक स्थिति कैसी है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कारक होता है शारीरिक कारक में, उसी तरह से मानसिक कारक होता है, वो भी डिफेक्ट करता है। तो मानसिक स्थिति का नियम यही कहता है कि अगर आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है तो आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सीख पाते हैं। अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो आपको उस चीज़ को सीखने में क्या होता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ में मानसिक स्थिति एक चीज़ और ये डिफाइन करती है कि मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए आपका मन लग रहा है, यानी आपका मन है कि आप ये चीज़ सीखें, तो ऐसी स्थिति में आप उस चीज़ को अच्छे से सीख पाते हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं होता है कि हम इन चीज़ को नहीं सीखेंगे, तब क्या होता है? तब आप जो है उस चीज़ को सही से नहीं सीखते हैं। ठीक है, नहीं सीख पाते हैं तो आपको सिखाने वाले को भी कठिनाई होती है और आपको भी कठिनाई होती है। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा होता है ये आता है आंशिक क्रिया का नियम। क्या आता है दोस्तों? आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम क्या? मान लीजिए अगर आपके सामने कोई अगर समस्या है दोस्तों, आप उस समस्या को किसी एक ही क्रिया के द्वारा पूर्णतः सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपके अगर कोई चीज़ आपको उसी तरह से अगर सीखनी है तो आप उसको पूरे जो है एक बार में नहीं सीख पाते। जैसे यहीं पर देख लीजिए, अगर आपको ये चाइल्ड डेवलपमेंट सीखना है तो आप इस सारी चीज़ों को एक ही बार में नहीं सीख पाते हैं ना। आप इसे पार्ट में डिवाइड करके, यानी सिद्धांत एक बार, रूल्स एक बार, तो ये सब अलग अलग करके पार्ट में, यानी आंशिक आंशिक करके थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते हैं। इसे ही आंशिक क्रिया का नियम कहा जाता है कि आपकी जो भी प्रतिक्रिया होती है वो संपूर्ण स्थिति के प्रति एक नहीं होती है, बल्कि उसके अंशों के लिए यानी भागों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, अब फिर देखिए चौथा जो होता है हमारा सादृश्य अनुक्रिया का नियम होता है। क्या होता है? सादृश्य अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं इसे। सादृश्य अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या लॉ ऑफ एनालॉजी कहा जाता है ना, एनालॉजी। बहुअनुक्रिया का नियम मैंने सुना था लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस, मानसिक स्थिति का नियम बताया था लॉ ऑफ मेंटल सेट, और अगर आंशिक क्रिया के नियम का बात करें तो लॉ ऑफ
लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज और सादृश्य अनुक्रिया का नियम मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी या लॉ ऑफ एनालॉजी कहा जाता है। ठीक है, सादृश्य अनुक्रिया का नियम क्या था? मान लीजिए आपने अगर कहीं एक समस्या को सॉल्व किया है, ठीक है, एक प्रकार की समस्या आपके सामने आई और आपने उस समस्या को सॉल्व किया किसी भी तरीके से, बहुत सारा संघर्ष आपने किया होगा, बहुगुण क्रिया के बारे में विचार किया होगा, मानसिक स्थिति आपकी कैसी रही होगी, आंशिक क्रिया आपने किया होगा, छोटे छोटे पार्ट के बारे में सोचा होगा कि कैसे क्या होगा, तो फिर मान लीजिए उसको आपने सॉल्व कर दिया। फिर आपको अगर एक दो दिन बाद फिर से अगर वही सेम समस्या दोस्तों अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप फटाक से जो आप पिछली बार जो जो किए थे सॉल्व करने के लिए, आप तुरंत उसका वहीं पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसे आप तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। यानी चूंकि आप उस प्रकार की समस्या को पहले सॉल्व कर चुके हैं और फिर उसी प्रकार की समस्या आपके सामने आई तो आपने जो वहां पर लॉजिक लगाया था उसी लॉजिक को लगा के आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। यानी सेम कंडीशंस आपको मिले और तो आपने सेम चीजों को अप्लाई करके उसे सॉल्व कर दिया। यही कहा जाता है सादृश्य अनुक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। यानी समस्या एक थी तो आपने समाधान जो उसका उसी तरह से किया जैसे पिछले का किया था। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपने पीछे कुछ अगर चीजों को सीखा हुआ है और फिर वही सीखा हुआ चीज आगे आ जाए तो आप उस चीज को और भी आसानी से सीख लेते हैं। ये कहता है हमारा सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है, और फिर पांचवा जो होता है दोस्तों ये होता है सहचर्यात्मक 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 स्थानांतरण का नियम। सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, है ना, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो जो थॉर्नडाइक का वो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो इस सहचर्यात्मक स्थानांतरण के नियम पर ही आधारित होता है। ठीक है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है इसी सिद्धांत को उन्होंने जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पर इन्होंने जो है अप्लाई किया हुआ था। कौन? ये थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना बिल्ली वाला, उसे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो वो जो है इसी सहचर्यात्मक स्थानांतरण के नियम पर आधारित होता है, या ये नियम वहीं से जो है दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सीखने का नियम जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों ये चूंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और सीटेट में तो खास करके बहुत अच्छी चीज़ है, और टेट के लिए भी, टेट में तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन जो है दोस्तों सीटेट होता है वो आपसे घुमा करके लेकिन इसी सबसे जो है क्वेश्चन आपसे पूछता है। दोस्तों ऐसे में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अभी तक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहिए। सीटेट के लिए जो भी टॉपिक्स हैं अच्छे अच्छे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो आपके सम्मुख में लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।